सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हमारे आई थिंक 2018 की। आज हम बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, और ट्राई करेंगे उसको सोल्व करने की और हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चंस। यही हमारा मेन जो है ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 है सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल अप्रोच शुगर केन प्रोडक्शन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। 2021 का पेपर देखा था, तभी हमने देखा था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। 2012 मतलब 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो 2014 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला जो वर्ड है वो है सस्टेनेबल और शुगर केन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कौन सी लेस एफिशिएंट शुगर केन वाली है क्रॉप है, और एक बार आपसे पूछा गया था शुगर इंडस्ट्री के बारे में, और एक बार आपको स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दी थी कि इतने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये पर्टिकुलर बारिश होती है, यहाँ पे होता है, तो वो भी किसके लिए था, शुगर केन के लिए था। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, आप देखो इस तरीके को क्वेश्चंस में आपको ये पता है कि ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। समटाइम होगा, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं होता, बट आपको मान के चलना है नहीं होता, उसके बाद हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, अगर आप जाओगे ऑप्शन नंबर 3 पे, ये कह रहा है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। सस्टेनेबल का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप जो है फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे, लेकिन सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप फर्टिलाइजर्स का जो भी यूज कर रहे हो वो एक लिमिट में रहते हुए एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखे हुए आप चीजों को यूज करते हो। तो इसका मतलब 3 गया, इसका मतलब आपका सीधा आंसर निकल गया 1, 2 एंड 4। पर फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है। सीड कॉस्ट लो होगी कंपेयर टू कन्वेंशनल, तभी वो सस्टेनेबल है। अगर यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, आपको इनपुट आउटपुट रेशियो आपकी कम आ रही है, तभी तो दिक्कत हो रही है ना। अगर आपकी कॉस्ट कम लग रही है दैट मीन्स वो सस्टेनेबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया। ड्रिप इरिगेशन को इफेक्टिवली आप प्रोसेस कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन एज कंपेयर टू। अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है किसी इनिशिएटिव को लेकर और कंपेयर कर रहा है उसको कन्वेंशनल से, तो दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात होती है। पहली बात तो ये होती है कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आपकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी, और दूसरी जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है या कन्वेंशनल चीजें हैं उससे वो क्या होगी, वो अप्रोच आपकी ज्यादा सही होगी, ज्यादा इजी होगी। ठीक है, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आता, क्योंकि अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के में कौन कौन सी आपकी क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी हम देख लेते हैं, जाते हैं कहीं वही अपने लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फैक्ट है, फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। अगर आपने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है तब भी फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट गलत होती है, और अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट आंसर पे चले जाओगे, लेकिन नहीं पढ़ा कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे चीजें देखेंगे, अब वो चीज ध्यान देने वाली बात है। सी कहता है द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड अपॉन द कल्चरल प्रैक्टिस। सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशन हो रहे हैं जो कि कम्युनिटीज वहां पे रह रही हैं, एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयरइन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वेटलैंड आपने देखा है कहाँ पे, जो भी आपकी वेटलैंड है वहां पे ऐसे कुछ हमने देखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी आपकी गलत है। ठीक है, ओके जी। बी कहता है द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनेक्ट, एक लॉ बना देना चाहिए टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन द 5 किलोमीटर। आप कैसे प्रोहिबिट करोगे, बी और सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बी स्टेटमेंट गलत होगी। ए कहता है चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर में अगर कोई चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देने वाली बात है वो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर। या तो उसमें चेंज आ चुका है या चेंज आने वाला है, या चेंज आ रहा है या चेंज आने वाला है, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, और यही है आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। दैट मींस ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, जब आप इसको एनालाइज करने जा रहे हो तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अगर नहीं पता था तो आप पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, आपका रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे एक वेटलैंड इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी जो इसके लिए काम करती है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी शामिल है, इंडिया से कितने शामिल हैं, क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से आपका कोई वेटलैंड बाहर आया है
या नहीं आया है, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है, क्या राइस फील्ड वेटलैंड में आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारे क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चंस के जवाब आपको पता होना चाहिए। दो तरीके हैं आपके प्रीलिम्स को हो या मेंस को कि सिलेबस को खत्म करने के। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चलते हैं, यही जब हम अपनाते हैं, यही हम अपनाते हैं करंट अफेयर्स में कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कहीं सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपकी सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, जैसे आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इनको आपको डेली करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उन टॉपिक्स को पकड़ो और एक टॉपिक पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो आपने पीवाईक्यूज देखा है, अब पीवाईक्यूज करते हुए यही आपको करना है कि आपने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड देखा है, तो आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कब आया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, क्या होता है उसके अंदर, अच्छा कौन से वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड होता है तो वेटलैंड क्या होता है, क्या वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए कोई कुछ बनाया गया है, क्या वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल के अलावा नेशनल लेवल पे कोई एक्ट बनाया गया है, अगर एक्ट बनाया गया है तो क्या बनाया गया, अगर हम कोई ट्रीटी साइन करते हैं, हमने कोई कन्वेंशन साइन किया है, तो क्या उसके द्वारा जो भी रूल्स हैं क्या वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में उठ के आने चाहिए। ठीक है, जब आप एनालाइज कर रहे हो यही तरीका है एनालाइज करने का। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल से कौन है, सबको पता होना चाहिए, अंडमान है निकोबार है, ये भी आपका बहुत ईजी है। अब आपके क्वेश्चन क्या है, निकोबार और सुमात्रा को कौन सा अलग करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा अलग करता है, सुमात्रा और जावा को कौन करता है, जैसे सुमात्रा और जावा को कौन करेगा तो सुंदा करेगा, मालदीव और इसको कौन करेगा तो 8 डिग्री चैनल आपको करेगा। इस तरीके की आपको जो है वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। अब इसका आप बताओ निकोबार और सुमात्रा को कौन करेगा, इसको ऑप्शंस में लिखना है कि कौन करता है। ठीक है, यही तरीका है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज के टाइम पे ये ऑप्शन है, कल के टाइम पे क्वेश्चन हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, प्रोग्राम पूछ रखा है, मिनिस्ट्री पूछ रखा है और बताना है कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच है, इस तरीके के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं होगा, ये भी आप मान के चलो, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ओके जी। अगर आपने पढ़ा हो ये नहीं, अगर सपोज करो, वैसे तो इसमें एक आधा जैसे हम पढ़ते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया, हमको पता है रूरल इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, सॉरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है तो ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। बट सम टाइम आपको नहीं पता होता है तो आपको कैसे देखने होते हैं, एक एक वर्ड्स को ध्यान देना होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं जाऊं, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, जब भी हम रेनफेड एरिया की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो रेनफेड एरिया में आती है, या आज के टाइम पे हम वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जिसको हम रेनफेड एरिया में इजिली कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये रूरल डेवलपमेंट से तो रिलेटेड होगी नहीं, रेनफेड एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट नहीं इनकरेक्ट है। अब बच गया 1 और 2। डेजर्ट डेवलपमेंट एरिया, डेजर्ट डेवलपमेंट एरिया में एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का मेन काम क्या है, आपकी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीजों को देखना है। ठीक है, डेजर्ट की जहाँ पे बात आ रही है, यानी कि जो आपकी कौन सी जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप डेजर्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, यानी आप रूरल लेवल पे जाओगे। दैट मीन्स इससे रूरल आपकी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का काम नहीं होता। इसी तरीके से ड्रॉट प्रोन, सूखा प्रभावित लोग कौन होते हैं, सूखा प्रभावित अब आपने देखा होगा शहरों में लोग नहीं होते ना, गाँव में होते हैं। दैट मीन्स ये भी आपके कहाँ पे आके रूरल मिनिस्ट्री होगी। इसका मतलब आपका नन ऑफ द अबव आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपके एक वर्ड से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, सोसाइटी। ओके जी, सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब ये आपका कहाँ पे जाएगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाके ये चीज आएगी। यहाँ पे कह रहा है आप ऑल ऑफ द अबव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। व्हेन इट इज अ सोसाइटी देन हाउ कम इट, मतलब ये कैसे आएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में। दैट मीन्स, और दूसरा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट जो भी स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या होती है, गलत होती है। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर
2 एंड 3 यहाँ से पता चल गया आपका ऑप्शन नंबर 2 तो आपका ठीक ही है। ठीक है, इट्स ट्राई टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च करता है, एजुकेशन करता है, पब्लिक अवेयरनेस करता है। ठीक है, इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रेल्स एंड कैंप फॉर जनरल पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे अवेयर करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट तो दोनों स्टेटमेंट साथ में आएंगी, और जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात होगी तो एक आएगी एक नहीं आएगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एक चीज जरूर है कि जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे 2014 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके ऑलमोस्ट जो है आंसर्स ठीक निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो हमको हर एक क्वेश्चन का पता होगा। लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको यही करना है जब हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से ऑप्शन है जो हमें नहीं पता, और उन्हीं को हमें देखना होता है। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कौन सा करेक्ट है। सपोज करो आपने यहाँ वहां पे नहीं पढ़ा है कि हमने नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप ये बात देखो क्या है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो है फैसिलिटी। किस तरीके की फैसिलिटीज है भाई, एज अ स्टूडेंट आपको फैसिलिटी चाहिए, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कि आप अपने घर वालों से आपको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम बेस पे पैसा मिल रहा है, तो वही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू पैसा। ओके जी, सी कहता है इट इज एन एजेंसी अंडर ओईसीडी टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो और फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो अंडर डेवलप्ड कंट्री विद अ स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट। देखो ये कितनी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, दो तरीके से चीजें गलत हो जाती है। पहला, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो भी फैक्ट होते हैं वो आपके गलत होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये बात कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, फंड ट्रांसफर करेगा, किसके लिए, स्पेसिफिक एम है, क्या वर्ड है यहाँ पे, स्पेसिफिक एम है टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट। अगर वो अंडर डेवलप्ड है दैट मीन्स उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो भाई वो एनवायरनमेंट को कहाँ ध्यान देंगे, वो नहीं ध्यान दे सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है जी, इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। साइंटिफिक रिसर्च करता है, यहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिसर्च की बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ए कहता है इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। क्या फैसिलिटी फाइनेंशियल मैकेनिज्म इज अ फैसिलिटी? यस। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दोनों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मींस ये स्टेटमेंट ठीक है। अब ये उस टाइम पे आपको नहीं पता था जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने गए वहां पे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन निकल सकता था। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज जो था वो कब आया था, क्या उसका काम है। जैसे आपको पता चल गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को ये क्या करता है, एज अ फंड, एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म उनके लिए प्रोवाइड करता है। दूसरा अब आपको क्वेश्चन आता है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है, कब ये आया था, क्या इसके अंतर्गत होता है, और इसी तरह से आपका यूनाइटेड नेशन यानी यूएनएफसीसी के बारे में जिसमें है, ये कहाँ पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए काम करते हैं, ये सारी चीजें अब आपको पता होना चाहिए। यही है आपके एनालाइज करने का तरीका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो सोलर पावर प्रोडक्शन पे अब इसमें फिर से चले जाओ, क्या सॉरी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट होएगी? बिल्कुल नहीं होएगी, गलत हो गया। ठीक है, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के लिए है बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक। नहीं है, बिल्कुल नहीं है फोटोवोल्टिक के लिए, ऐसा नहीं है। ना तो कोई भी चीज में आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ना पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते हो। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब आपको पता चल गया ना, एबीसी भी गलत हो गया। दैट मीन्स ये दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होते ही बी ऑप्शन देख लेते हैं। फोटोवोल्टिक जनरेट अल्टरनेटिव करंट व्हाइल द सोलर थर्मल जनरेट डायरेक्ट। अगर आपको पता हो सोलर थर्मल की बात कर रहे हैं ना, सोलर थर्मल क्या करता है, सोलर एनर्जी का यूज करता है। फोटोवोल्टिक क्या करता है, आपका जो है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दैट मींस आपके दोनों स्टेटमेंट उल्टे हैं। और एक बात और है, अगर नहीं पता, उल्टे सीधे कुछ भी नहीं पता छोड़ो, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट कनेक्टेड है विद एंड, बट, वाइल, एज वेल एज, इस तरीके की स्टेटमेंट है, तो ये मान के चलना है कि दोनों स्टेटमेंट में हो सकता है कि ये बहुत पॉसिबिलिटी है यूपीएससी ने क्या कर दिया हो, इसका इधर चेंज कर दिया और इसका इधर चेंज कर दिया। ठीक है, वैसे ये दोनों एसी पे डीसी पे है, ये आपको बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब बच जाता है ऑप्शन नंबर 1,
फोटोवोल्टिक्स एक टेक्नोलॉजी है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और सोलर थर्मल है जो सोलर रेज को करता है। दैट मींस ये स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके जी। इसी तरह यही है आपका तरीका, बिल्कुल एक सेकेंड, यही है आपका तरीका एनालाइज करने का चीजों को। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में ना लद्दाख को एज अ स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए डिमांड चली हुई है। तो आपको यहाँ पे अब दो चीजें आ जाएंगी, आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस पर एक वीडियो बना लेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा, अब आपको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए जब आप एनालाइज कर रहे हो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, यहाँ पे कौन उसको डिफाइन करता है, क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए, आपकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल में आपकी कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस थी, कितने अमेंडमेंट्स किए गए थे, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या आया था, 71 से क्या आया था, 92 से कौन सी लैंग्वेज आई थी, ठीक है, कौन कौन सी नई ऐड की गई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपकी शेड्यूल में दी गई लैंग्वेज आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तीनों नहीं होंगी, ऑप्शन लगा के चलो नहीं होगी, तो देखो गुजराती, गुजराती आपकी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं हो सकती कभी भी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, यहाँ से पता चल गया 1, 2 और 3 तो है नहीं, ये गया, ये गया। अब बचा क्या, तीन, तीन तो है ही है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो शास्त्रीय संगीत वाली जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती है, ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। अब कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, जितनी भी है 8, वो सब आपको पता होना चाहिए, उसका नाम आपको पता होना चाहिए कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, तीनों के तीनों नहीं होंगे करेक्टली मैच में, कभी ऑप्शन नहीं हो सकते, सम टाइम बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज होती है, बट आपको अपने बेसिक रूल के हिसाब से ही चलना है, ठीक है, ओके जी। कौन कौन से हैं, देखो सारामती नागालैंड में, ये सबको पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता, वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं पता, बट जब आप ज्योग्राफी में पीक्स पढ़ते तो पता होना चाहिए सारामती पीक्स कहाँ पे, नागालैंड में। अब उससे नहीं पता था, अब पता होना चाहिए, एनालाइज करो, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर 2 या 1, दोनों एक साथ नहीं होंगे। दम्फा मिजोरम में, गुमती आपका सिक्किम में है, गुमती आपका त्रिपुरा में है, सिक्किम में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। अगर आप एनालाइज कर रहे हो, आप क्वेश्चन पेपर करने बैठे हो, अटेम्प्ट करने बैठे हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस को, लेकिन दो चीजें हैं कि इस तरीके क्वेश्चन में डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। अब आप चले जाते हो वहां पे आपकी 75% पॉसिबिलिटी पे चले जाते हो, उन दोनों में भी आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। अब आप देखते हो इसकी पॉसिबिलिटी 25% है, इसकी पॉसिबिलिटी 25% है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी 50% है। जब ये गया तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम ऑप्शन है आप 50-50 पे पहुंचते हो, उसके बाद 50-50 से चीजें आपका ऑप्शन करेक्ट जाता है या फिर इनकरेक्ट जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, अपने पीवाई की उसकी, यही आपको सुधारना है चीजों को। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल। देखो अभी मैंने आपको बताया कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो देख लो, वेटलैंड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप देख चुके हो, विद इन 10 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हो, और यहाँ पे मैंने बताया था ना वेटलैंड से रिलेटेड एक वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बताना आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ये क्या है, वेटलैंड इंटरनेशनल, जहाँ पे भी इंटरनेशनल वर्ड एंड में आ जाता है दैट मीन्स वो किसी भी गवर्नमेंट की वो नहीं होगी, वो एक एनजीओ वगैरह मतलब बेसिकली होता है, ठीक है। पहला कहता है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे वर्ड आ गया इंटर गवर्नमेंटल, गलत है, यानी फॉर्म बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन की उनकी है, तो इसका मतलब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा कहता है इट वर्क एट फील्ड लेवल पे काम करता है टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज, दैट मींस ठीक है, इसका मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, ठीक होती है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं आज, अभी 10 क्वेश्चन तक ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।